हेलो बच्चे। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट्स जो है हमारा, दैट इज द काइनेमेटिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स। यूनिट 2 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 3 है हमारा, चैप्टर 3 दैट इज द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है बेटे कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। काइनेमेटिक्स, काइने मीन काइनेटिक, काइनेटिक मीन कि जब बॉडी मोशन में होती है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है बेटे? इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of object, which deals with the study of motion of the object under the effect of forces। ठीक है, कि it is the branch of physics which deals with the study of motion of the object under the effect of forces या under the effect of many forces, that is called the mechanics। जिसमें हम बॉडी की मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी मैकेनिक्स। और इसकी बड़े 3 ब्रांचेस हैं। वन इज द स्टैटिक मैकेनिक्स, सेकंड इज द काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज द डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक मैकेनिक्स क्या है बेटे? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे स्टैटिक मीन भी क्या है कि द नेट इफेक्ट जो होगा फोर्स का दैट इज 0, यानी कि ऑब्जेक्ट इज इन ए रेस्ट पोजिशन आप फोर्स होते हो। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस mechanics which deals with the study of object in equilibrium। Study of branch of mechanics which deals with the study of motion of objects or bodies in equilibrium under the effect of forces। ठीक है, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर हम बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्सर्ट हो रही हैं। तो फोर्सेस होने के साथ क्या है कि वो बॉडी मोशन में, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो जो उस पर फोर्सेस लग रही हैं उसका कोई भी इफेक्ट जो है उस बॉडी पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो कि अगर बॉडी जो है वो मोशन में है, मूव कर रही है और उस पर बहुत सारी फोर्सेस इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इफेक्ट कर रही हैं,
लेकिन उसका जो नेट इफेक्ट का फोर्स होगा, लेट अस सपोज द बॉडी इज मूविंग विद द 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसमें बहुत सारी फोर्सेस जो हैं उस पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस के साथ उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज नहीं हो रही है, ना कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्सेस, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक मैकेनिक्स। ओके, और उसके बाद सेकंड है कि काइनेमेटिक्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट without the cause of motion। ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम ओनली जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो किसके कारण उसकी मोशन हो रही है, वो कॉज जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, कुछ एक्सेलरेशन है उसकी आ रही है, लेकिन वो किन कारणों के कारण उसकी जो एक्सेलरेशन आ रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, जो चेंजेस आ रही हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ उसके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ये किन कारणों के कारण हो रहा है वो हम इस ब्रांच में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या है कि विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द कॉज ऑफ द मोशन। उसमें हम इसके कॉज भी डिस्कस करते हैं कि मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं प्लस द कॉज ऑफ मोशन, जो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब इस टॉपिक में जो काइनेमेटिक्स जो है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स, दैट इज द काइनेमेटिक्स। जैसे हम बॉडी की मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन किन कारणों के कारण आ रही है वो हम इसके डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मीन कि काइनेटिक, काइनेटिक मीन कि वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और कैसे मूव कर रही है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज द काइनेमेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स में जो है फर्स्ट जो टॉपिक है कि तो काइनेमेटिक्स में बड़े जो हमने डिस्कस करना है, जो कि मेनली वो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है किसी भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इसकी अगर हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है तो वो ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर एक पर्सन के लिए जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि जिसमें ये जो पैरामीटर है ये सभी के लिए ही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज एट पॉइंट ए, ठीक है, और उसे राम देख रहा है यहां से, ठीक है, और यहां से उसे क्या देख रहा है, राहुल देख रहा है, ठीक है। तो इनके इसके लिए और इसके लिए जो ए पॉइंट है इसका डिस्टेंस कम है इसके लिए, और इसके लिए इसका डिस्टेंस क्या है वो ज्यादा, ए पॉइंट ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ पैसेंजर बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो ट्रेन में जो पर्सन जा रहे हैं तो वो सभी जो ट्रेन में बैठे हुए हैं पर्सन्स वो आपस में क्या है, वो दोनों रेस्ट में है, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन उनको बाहर से देखता है तो उनके अकॉर्डिंगली
क्या है कि वो सभी पर्सन जो बस में बैठे हुए हैं, वो या ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो अंदर बैठे हुए हैं और बाहर बैठे हुए पर्सन्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स आ रहे हैं। अंदर वालों के लिए वो रेस्ट में है, वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, और बाहर वालों के लिए वो क्या है कि वो अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। सो इन पैरामीटर्स को ऐसी कुछ कंडीशंस चाहिए हमें कि जिसके लिए हर एक के लिए वो जो पैरामीटर्स हैं, वो जो क्वांटिटीज हैं, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं कि हर एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें एक ही पॉइंट से एक ही फ्रेम में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसमें कैसे कैसे यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। सो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स्ड पॉइंट है और प्लेस है विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, ठीक है। एक अजिहा पॉइंट हमने डिसाइड करना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कि हर एक ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। हर एक पर्सन के लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हर एक ऑब्जर्वर के लिए उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो उसके लिए एक हमने पॉइंट को फिक्स्ड करना है, ठीक है, एक प्लेस को लेना है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर पॉइंट। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is the Cartesian coordinate system. Second is the spherical, और third one is the cylindrical. ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेटे वो हमारे सिलेबस में, जैसे हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ये आप जब आप बीएससी में स्टडी करोगे तो वहां पे आप इसको स्टडी करोगे, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे जो सिलेबस में है दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फर्दर बेटे इसे हम जो है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस में भी इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस कि जैसे ये बोर्ड ही है हमारे पास, ठीक है। बोर्ड का ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। इसको मान लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। तो यहां पे कोई पॉइंट है P दैट इज ऑन दी बोर्ड। तो ये हमने एक फ्रेम को कंसिडर किया कि दिस इज द फ्रेम, कि ये जो P पॉइंट है दैट इज इन दी एक्स एंड वाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से इसकी पोजीशन लेते हैं दिस वन, एंड वाई पे इसका जो प्रोजेक्शंस लेते हैं हम P का, तो ये वैल्यू हो जाती है कि दिस इज x और ये जो वैल्यू है ये मान लेते हैं हम y वैल्यू। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x एंड y आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है अगर हम x एक्सिस से लेते हैं तो हमें ये दिखाता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है, और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसकी पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, एक अजीहा पॉइंट चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। तो हम उसका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम O, ठीक है। तो ये जो है x एंड y एक्सिस के बीच में इसकी जो पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज द 2 डायमेंशनल सिस्टम और ओके। और इसकी जो पोजीशन है वो जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसके वो बताते हैं कि दैट इज x एंड y, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 0 0 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है,
2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पी के आएंगे। एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। क्लियर? यानी कि पी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 यूनिट्स में आ रहा है, और वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसका 5 आ रहा है। ठीक है, दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ दैट पी पॉइंट। सो ये था 2 डायमेंशंस के लिए। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3 डायमेंशंस को हम स्पेस भी कह सकते हैं। मतलब अगर कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो दैट इज इन ए 3 डायमेंशंस, जैसे कि ये। ठीक है, ये था हमारा। अगर हम एक्स वाई की बात करते हैं, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और अगर हम तीसरा कोऑर्डिनेट भी इसके साथ जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो कहां पे होगा, वो स्पेस में होगा। इन तीनों कोऑर्डिनेट के कहीं एक पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो इस जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम बेटे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द एक्स वाई, एंड जो जेड है वो परपेंडिकुलर और एक्स वाई प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर। लेकिन हम परपेंडिकुलर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द z, बट दिस इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वो इन एक्स वाई हवा में है कहीं पे, ठीक है, स्पेस में है। तो ये मान लेते हैं कि हम पॉइंट P है। ठीक है, और इस पॉइंट की जो P का जो x पे प्रोजेक्शन है, और सिमिलरली इस पे जो z पे प्रोजेक्शन आएगा इसका। ठीक है, ऐसे हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा इसका। ठीक है, P का जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसको हम एक पहले प्लेन बना लेते हैं इसका, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते जैसे हमने ये पॉइंट P कंसिडर किया था, वैसे हमने ये पॉइंट P कंसिडर कर लिया। वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है बेटे, दैट इज इन दी स्पेस, हवा में है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहां से हम एक जो कि एक्स वाई प्लेन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। वो प्लेन कैसा होगा कि ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है दैट इज इन दी स्पेस। उस पॉइंट से हमने नीचे ड्रॉ किया, और उस पॉइंट पे हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की। और इसी पे हमने यहाँ पे ये आ जाएगी इसकी कौन सा एक्सिस है, जेड, ये जेड कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा इसका। और ये वाला जो आएगा इसका परपेंडिकुलर, ये वाला क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 है, x की वैल्यू 5 है, और 1 2 3 4 z 4 पे है, और 1 2 3 4 5 6, और ये 6 यूनिट्स पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है, 5 पे, और y कहाँ पे है, 6 पे, और z कहाँ पे है, 4 पे। तो 5 6 4 जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस में। और 1 डायमेंशन जो होगा वो बिल्कुल ही प्लेन होगा, आइदर अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और द जेड एक्सिस, उसे एक ही कोऑर्डिनेट के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम कहते हैं इसको। सो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं कि कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हमने वो पॉइंट जो है दैट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसको एक रेफरेंस पॉइंट जहां से हम इसकी सभी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन। आगे ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटे, दैट इज फर्दर जो है वो 2 टाइम्स के फ्रेम्स देता है। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही एक जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रेक्टिलिनियर
कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये फर्दर जो है बेटे दैट इज टू टाइप्स के फ्रेम देता है कार्टेशियन में भी। ये फर्स्ट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference, और non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference और the non-inertial frame of reference. तो inertial frame of reference जो है बेटे कि क्या है कि inertial frame of reference कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आइदर इट इज इन ए रेस्ट inertial reference, inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट है जो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में स्टडी करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि ये जो फ्रेम है कि आइदर इट इज इन रेस्ट, वो रेस्ट में होगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आइदर इट इज इन ए रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन कि वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आइदर इट इज इन ए रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड। और इट जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, वो इस फ्रेम में वो ओबे करता है, वैलिड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड होता है कि जो उसकी कैलकुलेशंस हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम इसमें ओबे करते हैं उसकी न्यूटन फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अभी हमने बोला था कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं, वो ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या है, जो अंदर वाले पैसेंजर्स हैं वो क्या है, रेस्ट में है, और जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, दैट यू कैन से दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो the next is the non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference क्या है कि बॉडी जो है बेटे वो मूव कर रही है विद सम एक्सेलेरेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद non-uniform, going with the non-uniform speed or velocity, and Newton's law is not valid. Newton's law क्यों नहीं है वैलिड इसमें कि देखो न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि अगर एक्सेलेट बॉडी एक्सेलेट कर रही है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगती है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ओके, तो इसमें भी जो है विच इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बीच में। लेकिन ये जो चेंज हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है चेंज, वो किसी न किसी फोर्स के कारण हो रही होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो जो फोर्स है दैट इज फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस
फोर्स है, उस फोर्स का पता नहीं है कि वो किस फोर्स के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो जो चेंज हो रही है, जहां से सीडो फोर्स भी कहते हैं, सीडो फोर्स। ठीक है, तो इस इनर्शियल फ्रेम में जो है वो न्यूटन्स लॉ जो है वो नॉट वैलिड है, और दैट frame of reference which are moving with the changing speed, moving with the non-uniform speed is called the non-inertial frame of reference। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो आता है वो पूछते हैं कि what is the difference between the inertial frame of reference and the non-inertial frame of reference, and there are the two main difference between the inertial frame of reference or non-inertial frame of reference। कि inertial frame of reference either it is in a rest or moving with a uniform speed, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, इसमें न्यूटन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। इसकी एग्जांपल आपने दे रही है कि पर्सन मूविंग इन ए सिटिंग ऑन ए द ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी आप ये ले सकते हो कि जैसे अर्थ है, अर्थ की दो मोशंस हैं, एक तो वो सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो एक उसकी रोटेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये दोनों मोशन जो हैं दैट इज द किस में आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। ठीक है, तो अगर हम जो अर्थ के जो ऊपर जो एयर की जो फ्रिक्शन है उसको इग्नोर करते हैं हम, इसमें जो एयर का फ्रिक्शन है, जहाँ की जो वाटर का जो सी का जो फ्रिक्शन है, अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो देन यू कैन से दैट अर्थ इज ए इन ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। तो फिलहाल जो अर्थ है दैट इज इसकी जो मोशन है दैट इज इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ठीक है, तो दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये था इसका बेसिक जो है कि हमने इसको डिस्कस करना है। तो इसमें जो डिस्कस करना है जो मेन जो है हमारा दैट इज द मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन, कि बॉडी को रेस्ट में हम कब कहते हैं और बॉडी को मोशन में हम कब कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेस्ट। तो रेस्ट क्या है बेटे, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है कि when the object or a body does not change its position with respect to time, इस समय के साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, then you can say that that body is in a rest position. If the object or the body does not change its position with respect to time, then you can say the body is in a rest position. Okay, and the motion क्या है कि if the body change its position with respect to time is called the body is in motion. Okay, now the question काफी important question है कि rest and motions are relative। कई बार एग्जाम में आता है rest and motion is relative, justify your answer। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन की क्या क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन का मीनिंग बेटे ये है कि एट ए सेम टाइम यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट में भी है और ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी है। ओके, ऑन द सेम टाइम
एक ही समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी, उसकी जो ऑब्जर्वर जो है उसे रेस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और उसी टाइम में ऑब्जर्व कर रहा है कि वो मोशन में भी है, तो देन यू कैन से दैट रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर। से जस्टिफाई कीजिए उसके लिए। बहुत ही आसान एग्जांपल है बेटे कि जैसे कि जब हम सफर करते हैं ट्रेन में या बस में, ठीक है, तो क्या है कि जो पैसेंजर्स हैं, जो बस में बैठे हुए हैं पैसेंजर, वो आपस में क्या है बेटे, वो रेस्ट में है। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस में उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर हम बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इन्हें रेस्ट है, ठीक है। अगर अंदर वाले पैसेंजर अपने आप को देखते हैं तो दे आर इन ए रेस्ट पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं विद रेफरेंस टू दी बस। लेकिन अगर कोई बाहर से पैसेंजर से उन्हें देखता है तो वो क्या देखता है कि वो देखता है कि वो पैसेंजर जो है वो बस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये होगी। दूसरी एग्जाम्पल है जैसे हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जो रोड पे जो ट्रीज हैं वो आपको ऐसे लगता है कि वो पीछे जा रही है, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी बस जो है दैट इज इन ए रेस्ट पोजीशन, और ये जो ट्रीज हैं वो पीछे जा रहे हैं। सो ये भी एक एग्जांपल है कि आपको लगता है कि हम रेस्ट में हैं, और सेम टाइम जो ट्रीज जो हैं वो क्या है, मोशंस में है, ठीक है। सो ऑन द सेम टाइम द रेस्ट एंड मोशंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो अगेन जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अर्थ पे खड़ा हूँ, तो अब मैं, अगर आप देख रहे हो कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, हिलजुल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर से देख रहा है, जाने के कह रहे हैं कि ऊपर कोई एस्ट्रोनॉट है और ऊपर स्पेस में से मुझे देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है। अर्थ की 2 मोशंस हैं, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। की अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, मेरी पोजीशन अब यहाँ पे है, लेकिन अगर बाहर से पर्सन देख रहा है तो मेरी मोशन कैसे है, ऐसे है, मैं मोशन में हूँ ड्यू टू दी अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो उस पर्सन के अकॉर्डिंगली मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर कोई पर्सन यहाँ पे इस रूम में भी बैठा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या हूँ, मैं इज इन ए रेस्ट पोजिशन। सो यू कैन से दैट रेस्ट एंड मोशंस आर इज ए रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप कोई भी, तीनों एग्जाम्पल्स में कोई भी एग्जाम्पल दे के इसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। सो रेस्ट एंड मोशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। रेस्ट एंड मोशंस इज रिलेटिव टू ईच अदर, ओके। सो उसके बाद है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम यूज करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है बेटे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिमेंशन से ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिमेंशंस का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, उसकी गोलाई, ठीक है, अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस अगर वो ऑब्जेक्ट कवर करता है देन यू कैन सी दैट दैट ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है, ठीक है, उसका साइज ये है और ये डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं कि वो इतना डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, तो वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट, दिस पर्सन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम स्टार की बात करते हैं, जहाँ सन मून की बात करते हैं, मून हम देखते हैं वैसे तो हमें बहुत छोटा सा नजर आता है, लेकिन वो काफी दूर होने के कारण वो हमें कैसे दिखता है, छोटा दिखाई देता है। जहाँ स्टार की एग्जांपल लेते हैं, स्टार हमें एक पॉइंट की तरह नजर आता है, क्यों, क्योंकि वो है तो बहुत बड़ा, स्टार बहुत बड़े हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है हमारे से, जो ऑब्जर्वर से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज ए वेरी फार अवे, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी डायमेंशन से काफी दूर जाके देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं, तो दैट पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट? If the distance of the object is very large as compared to their dimensions, then you can say that that object is a point object. Okay. अब उसके बाद है बेटे कि टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशंस में
मोशन डिस्कस की, रेस्ट डिस्कस की, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स की मोशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज द ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज द रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज द वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? नंबर 1 इज द ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 2 rotational motion, and number 3 is the vibratory motion. ट्रांसलेटरी मोशन क्या है बेटे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं कि उसके जो पॉइंट्स हैं या उसके वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, यू कैन से दैट मोशन इज द ट्रांसलेटरी मोशन। इसलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं